हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज की हमारे इस करंट अफेयर की क्लास में। ये करंट अफेयर की क्लास आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यकीन मानिए कि इस क्लास का डेटा आपके सभी एग्जाम के लिए सफिशेंट होगा। क्लास आपकी डेली होती है, तो आप डेली क्लास लीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए तो क्लास को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। पहला सवाल यहाँ पर मैंने लिया है, सवाल नंबर 1। और पहला सवाल है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत का कार्यक्रम, किसका है, कौशल भारत का कार्यक्रम जो है इसका वर्ष 2026 तक विस्तारित किया है। इससे पहली बार कब प्रारंभ किया गया था? तो ये जो है पहली बार कब स्टार्ट किया गया था? देखो, बात किसकी कर रहे हैं हम, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कौशल विकास भारत कार्यक्रम की या कौशल भारत कार्यक्रम की। तो ये देखो, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको स्टार्ट किया है ना, बिल्कुल 2026 में। तो इसको 2014 में शुरू किया गया, 2015 में, 2016 में, ये 2017 में। इसको कब स्टार्ट किया गया था? तो देखो, जो इसको स्टार्ट किया गया था ये 2015 में स्टार्ट किया गया था, यानी कि ये स्टार्ट तो 2015 में किया गया था। अगर बात करी जाए, देखो, कौशल भारत कार्यक्रम की बात किसकी कर रहे हैं हम यहाँ पे, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कौशल भारत कार्यक्रम की। ठीक है, कौशल भारत कार्यक्रम की अगर मैं बात करूँ तो कौशल भारत कार्यक्रम की बात करी जाए, ठीक है, अगर इसकी बात करी जाए तो आपने देखा होगा जो कौशल विकास केंद्र भी खुले थे, यानी कि जो भारत के युवा हैं उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए, है ना। तो ये कौशल विकास या उद्यमिता मंत्रालय के तहत आता है। तो ये किसके तहत आता है? ये आता है जो आपका कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय की बात करूं एंड या उद्यमिता उद्यमिता जो मंत्रालय है, इस मंत्रालय के तहत ये काम करता है। ठीक है, इसके तहत आता है। और इसकी जो शुरुआत की गई थी, मैं कहूँ कि जो इसकी स्थापना करी गई थी, इस मंत्रालय की स्थापना करी गई थी 2014 में, इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना करी और इसने जो काम करना शुरू करा था, तो इसने अपने 1 साल बाद में 2015 में इसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और अगर बात करें अब तक की, तो अगर मैं बात करूं कि अब तक इसका जो विस्तार हुआ है, अब तक जो विस्तार हुआ है 2026 तक इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। तो अब इसने जो फोकस किया है, यानी कि जो अब इसने ध्यान केंद्रित किया है, या मैं कहूँ कि जो इसका फोकस है अब, तो इसका फोकस है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, और इसमें भी क्या है कि जो रोबोटिक्स है इस पर काम करना। ठीक है, यानी कि जो रोबोटिक्स है इस पर काम करना है इसका। ठीक है, और साथ में ड्रोन के साथ काम करना है, इसका ये काम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को लेकर के बात करते हैं। तो ये है स्किल इंडिया, यानी कि अगर बात करें स्किल इंडिया, कौशल भारत, कुशलता भारत। ठीक है, 2015 में शुरू किया, स्टार्टिंग की बात करें तो 2015 में, लेकिन इसके लिए जो मंत्रालय स्थापित किया गया था 2014 में कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में चर्चा में रहे स्टार्टअप, क्या नाम है इसका? इसका नाम है एटिन। जो एटिन स्टार्टअप है इसका संबंध किससे हो जाएगा? अगर इस स्टार्टअप की मैं बात करूं आपसे, तो ये ओला से संबंधित हो जाएगा, या ओयो से, जोमेटो से, या फिर फ्लिपकार्ट से। तो ये स्टार्टअप जो है ये किससे रिलेटेड होगा भाई, ये स्टार्टअप? चलिए अगर इस स्टार्टअप की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, हाँ एक सेकेंड, बिल्कुल, हाँ, अगर मैं इस स्टार्टअप की आपसे बात करूं कि जो ये स्टार्टअप है इसका संबंध किससे होगा, तो ये जो आपका हाँ, इसका जो संबंध है इस स्टार्टअप की अगर बात करी जाए, तो ये जो स्टार्टअप है, तो देखिए अभी तक हम एक नाम जानते थे जोमेटो। ठीक है, पहली बात हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपसे एटिनल की। ठीक है, यानी कि एटिनल की बात कर रहे हैं। तो ये जो एटिनल है अगर इसकी बात करें तो ये ना नया नाम हो चुका है, न्यू नाम हो गया है। और ये न्यू नेम किसका हुआ है?
तो ये न्यू नेम हुआ है जोमेटो का। किसका हुआ है? ये हुआ है जोमेटो का न्यू नेम हो गया है ना। यानी कि ये स्टार्टअप ने नाम चेंज किया है, जोमेटो ने अपना नाम करा है, ठीक है। अच्छा, काम क्या करता है? अगर मैं इस जोमेटो की बात करूं या फिर अगर मैं इस स्टार्टअप की बात करूं कि जो इटरनल या यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इटरनल जो स्टार्टअप है, ये काम क्या करता है? अगर इस स्टार्टअप का काम क्या है तो आप सबको पता है। आप क्या बोलते हैं, जब भी कभी आपको भूख लगती है ना, तो भाई बहुत सारे बच्चे, बहुत सभी पूरे इंडिया के मोस्टली लोग क्या करते हैं कि यहाँ से खाना ऑर्डर करते हैं। तो ये क्या करता है? फूड डिलीवरी का काम है भाई इसका, ठीक है। इसका काम है फूड डिलीवरी का काम है, ठीक है। अच्छा, और ये फूड डिलीवरी ऐप है एक, ठीक है। चलो, और दूसरी बात करें कि यहाँ पे ये जो है कब से प्रभावी होगा, तो ये जो प्रभावी होगा, ये प्रभावी होगा आपका 6 फरवरी से प्रभावी हो चुका है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो जोमेटो दिखाई देता है उसके साथ में आपको ये स्टार्टअप दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, तो ये है जोमेटो और इसका नाम अब आ चुका है यहाँ पे इटरनल, ठीक है। चलिए, और ये लोगो आपने देखा ही होगा जोमेटो पे, है ना, बिल्कुल। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे कि हाल ही में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट यानी कि 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? पंजाब में रखी गई है, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या फिर सिक्किम में? कहाँ पर रखी गई है? देखो, इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी कि आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है। अगर बात करी जाए हिमाचल प्रदेश की, तो जो हिमाचल प्रदेश है इसकी बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है, ठीक है। ये आपका इसका एक ज़िला है हिमाचल प्रदेश का जिसका नाम है सोलन ज़िला, ठीक है। यहाँ का एक सोलन ज़िला है और इस सोलन ज़िले का भी एक क्षेत्र है दबोटा, ठीक है, दबोटा। अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ पर ना इसने जो है 1 मेगावाट की बात करें, 1 मेगावाट की जो ग्रीन हाइड्रोजन है ना, ग्रीन हाइड्रोजन, ये प्लांट यहाँ पे बनाया है, ठीक है। और ये बनाया किसके लिए है? तो जो नॉर्थ ईस्ट वाली, या मैं कहूँ कि जो नॉर्थ ईस्ट हमारे स्टेट हैं, यानी कि उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, है ना, तो उनके लिए, या मैं कहूँ कि उत्तर पूर्वी भारत के लिए हो जाएगा, उत्तर पूर्वी स्टेट के लिए हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब ये बनाया है यहाँ पे क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के लिए, तो भाई हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन हो जाएंगे? सुखविंदर जी। कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सुखविंदर। की बात करूँ तो सुखविंदर सिंह यहाँ के सीएम हो जाएंगे, ठीक है। और अगर बात करें कि इसमें सहयोग किसने, इसको बनाने के लिए जो सहयोग दिया है, तो ये जो सहयोग दिया है ये किसने दिया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। किसने दिया है? तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, तो इस ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है इसको सहयोग दिया है, ठीक है। अच्छा, ये अभी तो बनाया जा रहा है ना, ये कब तक बन के पूरा हो जाएगा? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कब तक पूरा हो जाएगा, तो कब तक पूरा हो जाएगा, तो इन्होंने जो टारगेट रखा है अपना, ये टारगेट जो है इनका 2026 तक का टारगेट है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो आप देखोगे ये है आपका ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया जा रहा है और ये हिमाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है, जो 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया जाएगा, ठीक है। और ये उत्तर भारत का होने वाला है, नॉर्थ इंडिया का, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला है सवाल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने, अभी देखो कौशल विकास वाला मैंने आपको एक सवाल और पढ़ाया था, है ना, ये दूसरा क्वेश्चन है। चलिए देखो, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने स्वावलंबनी कौन सी पहल है, यहाँ पे एक पहल शुरू की है, और ये कहाँ से शुरू की है? स्वावलंबनी पहल। इसकी शुरुआत असम से करी है, मेघालय से, मिजोरम से, या फिर यहाँ इन तीनों स्टेट से करी है। एक पहल है जिसकी अब हम चर्चा करेंगे, वो है स्वावलंबनी पहल, ठीक है, स्वावलंबनी पहल। अब इस स्वावलंबनी पहल की अगर मैं बात करूं तो स्वावलंबी पहल है, ये पहल है किसकी? अगर सबसे पहले सवाल होगा कि ये पहल, इस पहल का संबंध किससे है, तो ये पहल किसकी होगी? तो भाई कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की, ठीक है।
तो एक तो भाई इसमें देखो कौशल विकास है, ये दो मतलब संस्थाओं की है। एक है कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय की बात करूं, उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, और इसके साथ में एक और है जो नीति आयोग है। कौन है? नीति आयोग। इन दोनों की ये पहल हो जाएगी, ठीक है। चलो अब नीति आयोग, नीति आयोग आपको पता है सबसे पहले क्या था, या योजना आयोग, उसके बाद में बन गया नीति आयोग। और ये जो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय है, ये वही 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए अब मैं अगर आप लोगों से यहाँ पे बात करूँ कि भैया इनकी ये दोनों की पहल हो जाएगी, ये पहल होगी किसके लिए, तो भाई ये पहल है किस क्षेत्र के लिए, अगर इसकी बात करें कि इसका संबंध किस क्षेत्र से होगा, तो जो नॉर्थ ईस्ट वाले यानी कि जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी कि उत्तर पूर्वी जो हमारे स्टेट हैं, इनसे संबंध है हमारी इस पहल का, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे मैं आपसे और बात करूँ इसमें आगे थोड़ी सी, तो इसका संबंध इससे हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड रुकना जरा, ये जिससे मैं लिख रही हूँ दिक्कत कर रहा था थोड़ा सा, हाँ अब निकले, है ना। इसका संबंध हो जाएगा उत्तर पूर्वी जो नॉर्थ ईस्ट वाले हमारे स्टेट हैं इनसे, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत की। और ये पहल बनाई क्यों जा रही है, तो देखो ये क्या है, यानी कि कौशल विकास यानी कि डेवलप करने के लिए है, स्किल डेवलप करने के लिए है। तो ये करेगी भाई, स्किल डेवलप ही करेगी किसमें, तो जो महिलाएं हैं ना, महिला उद्यमिता या महिला उद्यमशीलता कौशल विकास बढ़ाने के लिए, तो भाई ये महिलाओं में स्किल डेवलप करेगा। ये काम क्या होगा, अगर इसकी बात करें कि इस पहल का काम क्या होगा, तो जो महिलाएं हैं इन महिलाओं में जो स्किल है, या मैं कहूँ कि इन महिलाओं में जो कौशल है, इस कौशल विकास के लिए काम करेगा, स्किल डेवलप के लिए काम करेगी ये पहल, ठीक है। अच्छा अब इसमें स्टेट कौन कौन से आएंगे, इस पहल में जो स्टेट आने वाले हैं, देखो इसमें आएगा असम, इसमें आएगा आपका मेघालय, और इसमें आएगा आपका मिजोरम। ये वाले जो स्टेट हैं ये इसमें भाग लेने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे आपका असम, मेघालय, मिजोरम तीनों स्टेट आ जाएंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप देखेंगे इस पहल को लेकर के डिस्कस किया जा रहा है। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में चर्चा में रहे भगवान बुद्ध की त्रिसेवा अभियान, भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान, इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान जो है भारत, नेपाल, श्रीलंका से संबंध रखता है, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम से, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस से, या भारत, कंबोडिया, थाईलैंड से। देखो अब भगवान त्रिसेवा की बात करें तो भगवान बुद्ध त्रिसेवा, देखो सबसे पहली बात तो है कि ये त्रिसेवा अभियान है एक, है ना, है क्या ये भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान है क्या भैया, ये है एक भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान है ये, ठीक है, त्रिसेवा अभियान हो जाएगा। अब इस अभियान की मैं बात करूं तो इस अभियान में जो हिस्सा लिया है, ये अभियान जो है, ये अभियान 3 देशों का है, एक इसमें भारत है। अब देखो भगवान बुद्ध के, मैं कहूँ कि भगवान बुद्ध से संबंधित कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जो भगवान बुद्ध से संबंध रखते हैं, तो एक तो भारत रखता है, साथ में नेपाल भी रखता है, और साथ में श्रीलंका भी रखता है, ठीक है, श्रीलंका भी रखता है। तो भाई आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन ए, ये तीनों कंट्री, ठीक है, ये तीनों यहाँ पे जो है इसमें संबंध रखते हैं। क्यों भाई, ये जो अभियान है, ये अभियान चलाया क्यों जा रहा है, क्यों भाई, इस अभियान का काम क्या होगा, तो ये जो है एक तो शांति के लिए, यहाँ पे क्या काम होगा इसका, शांति, दूसरा यहाँ पे सद्भाव, ठीक है, सद्भाव, और यहाँ पे जो पर्यटन है इसको भी बढ़ावा दिएगा, ठीक है। तो इन तीनों से संबंध होगा ये। अच्छा अब देखो भारत में आपको पता है कि अगर मैं भगवान बुद्ध की बात करूं, तो भगवान बुद्ध की अगर बात करें तो भगवान बुद्ध की सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ पे बात कर लेते हैं, चलो भगवान बुद्ध की, ठीक है, भगवान बुद्ध के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि भगवान बुद्ध का जो है जन्म कहाँ हुआ, चलिए। दूसरी बात है अगर भगवान बुद्ध के जन्म कहाँ हुआ आप मुझे बताएंगे। दूसरी बात है कि यहाँ पे इन्हें जन्म कहाँ पर हुआ। दूसरी बात है इन्हें ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ, ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ। और तीसरी बात है क्या बोलते हैं, फिर ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने अपना
पहला उपदेश कहाँ पर दिया, ठीक है, और क्या बोला गया ये भी बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद में पहले उपदेश के बाद में फिर इन्होंने बहुत सबसे ज़्यादा सबसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक जो समय था, सर्वाधिक समय कहाँ पर व्यतीत किया, ठीक है। और एक सवाल और हो जाएगा कि बाद में इन्हें जो है मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, इन्हें मोक्ष प्राप्ति कहाँ पर हुई। चलिए, सबसे पहली बात है भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद में इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है, तो इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था ये हुआ था बोध गया में, ठीक है, बोध गया। और ये आपका बिहार, यानी कि जहाँ पर पुनपुन नदी, या मैं कहूँ कि जो निरंजना नदी थी, निरंजना नदी, ठीक है, इस निरंजना नदी के तट पर, ठीक है। इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। सारनाथ की बात करी जाए, सारनाथ की, और सारनाथन, यह सारनाथ ही, ठीक है। और सबसे ज़्यादा समय जो व्यतीत किया था इन्होंने श्रावस्ती में किया था, ठीक है। और एक सवाल और बनता है यहाँ पे कि इन्हें मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी कुशीनारा में, ठीक है, कुशीनगर, या तो इसको कुशीनगर कह सकते हैं या कुशीनारा भी कह सकते हैं, कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर में, ये मगर नहीं है, कुशीनगर है, ठीक है। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, और ये कहाँ पर है, नेपाल में, ठीक है। चलिए, तो अगर यहाँ पे बात करी जाए भगवान बुद्ध के बारे में, तो ये सारी चीज़ें भगवान बुद्ध के बारे में ही हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, भगवान बुद्ध की 4 बोध संगीतें हुई थी, कहाँ कहाँ पर हुई थी, ये आपसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगाएंगे इसको। पहले यहाँ पर 4 बोध संगीतियाँ हुई हैं, संगीति। पहली बोध संगीति कहाँ हुई है, यहाँ पे मैं बोध संगीति की बात कर रही हूँ, ठीक है, बोध संगीति। पहली बोध संगीति की बात करें तो ये कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी, ठीक है। दूसरी बोध संगीति कहाँ होती है, ये वैशाली में होती है, वैशाली में होती है। और तीसरी बोध संगीति पाटलिपुत्र में होती है, पाटलिपुत्र में होती है। और जो चौथी बोध संगीति है ये कुंडलवन में होती है, ठीक है, कुंडलवन, कश्मीर वाला जो क्षेत्र है यानी कुंडलवन कश्मीर में होती है, ठीक है। चलिए, और भी बहुत सारे फैक्ट हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, फिलहाल हम इतना ही रखेंगे। अब चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 6। बताइए भाई, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय जो है, यहाँ स्पेस देना भूल गई थी मैं, कि देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर प्रारंभ होगा। महाराष्ट्र में स्टार्ट होगा, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में। तो ये राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी, राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, संस्थापक की बात करें, संस्थापक इसके, तो ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आणद, ठीक है, आणद, और इनका संबंध हो जाएगा गुजरात से, ठीक है। चलिए, अब ये जो है आपका राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी जो विश्वविद्यालय है, तो अगर इसकी बात करें तो जो हमारे सहकारिता मंत्री हैं इनके द्वारा स्थापित, यानी कि इसमें सहयोग जो सहकारी मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, इनके द्वारा स्थापित कौन हो जाएंगे, अमित शाह, इनके द्वारा, ठीक है। श्री अमित शाह की बात करी जाए तो इनके द्वारा स्थापित होगा, और ये भारत का ना पहला सहकारी विश्वविद्यालय होने वाला है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारत का यानी कि पहला होगा जो भारत का सहकारी विश्वविद्यालय होगा, ठीक है, सहकारी विश्वविद्यालय होगा, ठीक है। चलिए,
तो इसका सही आंसर क्या हो गया? तो मैंने कहा कि इसको कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अणित के द्वारा गुजरात में, यानी आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखेंगे सहकारिता का त्रिभुवन विश्वविद्यालय जो पहला होगा इंडिया में। अगला सवाल है हमारा, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि हाल ही में, सॉरी क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल शामिल किया है? अनार को शामिल किया है, आम को, ड्रैगन फ्रूट को, संतरा को। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे ई नाम प्लेटफॉर्म की, एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है यहाँ पे ई नाम, ई नेम नहीं है, सिर्फ ई नाम प्लेटफॉर्म है। अगर ई नाम प्लेटफॉर्म की बात करी जाए आप लोगों से, तो है क्या चीज़? देखो ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। ठीक है, अगर बात करी जाए इसको तो ये है क्या? एक इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। ठीक है, अगर इस इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की मैं बात करूं तो ये स्टार्ट कब होता है? ये स्टार्ट होता है आपका 2016 में। भाई क्यों शुरू किया गया था इसको, स्टार्ट क्यों किया गया था? रीज़न ये था कि जो दलाल हैं और जो मध्यस्थ हैं इनको ख़त्म करना, यानी कि जो दलाल होते हैं मार्केट में, इन दलालों की बात करें तो इन दलालों को समाप्त करना जो था इनका काम था। ठीक है, अच्छा अगर बात करूं अब यहाँ पे जो ई नाम प्लेटफॉर्म है, इस ई नाम प्लेटफॉर्म में अब जैसा आपको पता है कि मान ले जाए किसान ने कोई भी प्रोडक्शन किया, किसान ने कुछ भी चीज़ उगाई, ठीक है, अब वो मंडी में जाता है और मंडी में बेच देता है बहुत कम कीमत पर। अब वहाँ पे जो और लोग हैं वो उसे लेने के बाद में फिर उसे बहुत बड़ी, मतलब किसान से तो कम कीमत पे उन्होंने खरीद लिया और आगे उन्होंने ज़्यादा कीमत पर बेच दिया, तो किसान को क्या लाभ होगा? नहीं भाई, किसान को तो हानि होगी, क्योंकि किसान ने तो जितनी बहुत लागत के साथ, मतलब जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए वो किसान को मिले, ना ही कि बीच में दलालों को। इसको ख़त्म करने के लिए ई नाम प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि किसानों की, मैं कहूँ कि कृषि की कितनी वस्तुएं इसमें शामिल हैं, अगर बात करी जाए अब तक, तो इस प्लेटफॉर्म पर अब तक जो हैं, अब तक 231 वस्तुएं जो हैं इसमें शामिल कर ली हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए कि अब कितनी वस्तुएं शामिल करी हैं, तो अगर बात करें कि अब जो शामिल करी हैं, अब इसमें 10 वस्तुएं और ऐड करी हैं। ठीक है, 10 वस्तुएं और ऐड करी हैं। क्या क्या नाम होने वाले हैं उनके? चलिए कुछ नाम हैं, देखो सबसे पहले तो इनमें से तो सिर्फ ड्रैगन फ्रूट है। इनमें से कौन सा है? ड्रैगन फ्रूट, जो मुझे लगता है मैंने तो खाया नहीं है, शायद आपने भी ना खाया हो। ठीक है, चलिए एक तो है ड्रैगन फ्रूट। ठीक है, 10 के 10 गिनेंगे। नंबर 2, दूसरा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे इसमें हींग। नंबर 3, और इसमें जो सूखी मेथी है, इस सूखी मेथी को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अच्छा नंबर 4 और क्या इसमें शामिल किया गया है? जो तुलसी के पत्ते हैं, इन तुलसी के पत्तों को भी इसमें शामिल किया गया है। अच्छा नंबर 5, और इसमें बेसन को भी शामिल किया गया है, और जो चने का आटा है नंबर 6 पे, जो चने का आटा है, चने का आटा इसको शामिल किया गया है। ठीक है, चने का आटे को भी शामिल किया गया है, और नंबर 7 पे चने का सत्तू भी इसमें शामिल है। ठीक है, चने का सत्तू। अब देखो चने का सत्तू अलग होता है, सॉरी ये गेहूं का आटा होगा, चने का आटा नहीं, जो गेहूं का आटा भी इसमें शामिल किया गया है। और नंबर 8 पे है यहाँ सिंगाड़े का आटा। ठीक है, सिंगाड़े का जो आटा है ये भी इसमें शामिल किया है, और इसके बाद में इसमें सिंगाड़ा भी शामिल किया है, सिंगाड़े का आटा और सिंगाड़ा भी शामिल किया है, और बेबी कॉर्न भी नंबर 10 पे आ जाएंगे, बेबी कॉर्न, तो ये भी इसमें शामिल किए हैं। ये 10 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ई नाम प्लेटफॉर्म में शामिल किए हैं। बाकी इसमें 231 प्रोडक्ट इसमें हो चुके हैं, और फिलहाल में अगर मैंने बात करी थी तो फ्रूट में है ड्रैगन फ्रूट। ठीक है, चलिए तो कृषि उत्पादकों के परिवहन की दृष्टि से यहाँ पे अब कोई कठिनाई नहीं होगी, डायरेक्ट आप जो है यहाँ पे फ़ोटो खींचो अपने प्रोडक्ट की और डाल दो, जिसको खरीदना होगा वो वहाँ से ही परचेस कर लेगा। बीच में जितने भी तिजड़ी मदड़ी होते हैं वो जो है यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए और भी बाकी देखो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ईमेल आईडी और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। खैर अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 7। चलिए
सवाल नंबर, अच्छा ये तो सवाल नंबर 7 था ही, है ना। चलो कोई नहीं है, सवाल नंबर 7 है। अगला सवाल क्या है देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में रूस के पावर ग्रिड से किसने जो है अपनी बिजली प्रणाली को अलग किया है, ये क्वेश्चन नंबर 8 होगा। तो किसने किया है, बाल्कन देशों ने, काकेशस देशों ने, बाल्टिक देशों ने, या फिर यहाँ पे आइबेरिया देशों ने। अब देखो ये ना कुछ कंट्रियों का समूह है। अब देखो हुआ क्या है, हुआ तो ये है कि जो अभी तक जो रूस के पास में पावर ग्रिड था, ठीक है, रूस का एक पावर ग्रिड था और इस रूस के पावर ग्रिड से बिजली ले रहे थे अभी तक बाल्टिक देश, ठीक है। इसका जो फ़ायदा ले रहे थे, इसका फ़ायदा ले रहे थे बाल्टिक देश, ठीक है। हाँ, ये हैं आपके जो बाल्टिक कंट्री हैं, बाल्टिक देश। अब देखो मैं यहाँ पे बाल्टिक देशों की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बाल्टिक देशों की लोकेशन भी बताऊंगी, लेकिन हैं कौन कौन से। बाल्टिक देशों में 3 देश आते हैं, एक आता है एस्टोनिया, एस्टोनिया, एक आता है लाटविया या लातिविया, एक आता है लिथुआनिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो अपने हाथ से एक मैप बनाने की कोशिश करती हूँ, अगर आपको समझ में आ जाता है तो। ये मैंने एक मैप बनाया है, अब आप इसको ये मत कहिएगा कि मैम ये मैप किसका। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे नॉर्वे और स्वीडन, ठीक है। यहाँ पे इधर आप डेनमार्क देखेंगे, नॉर्वे, स्वीडन, इनके नीचे यहाँ पे और भी 1-2 कंट्री। इसके बाद में यहाँ पे आपको बाल्टिक कंट्री दिखाई देते हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है। ये तो यहाँ पर आपको जो आप यूरोप देखोगे ना, यूरोप में सबसे टॉप पे नॉर्वे आपको पता है। नॉर्वे से जब आप नीचे आते हो तो वहाँ पे आपको एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये 3 कंट्री देखेंगे। इन तीनों देशों ने क्या काम करा है, इन तीनों देशों का प्लान क्या है, इन तीनों देशों का भी प्लान ये है, इनका प्लान ये है कि आपको पता है कि रूस उन देशों के साथ नहीं है। रूस का दुश्मन कौन है, रूस का दुश्मन है नाटो, ठीक है, रूस का दुश्मन है नाटो। और ये तीनों देश जो हैं अब जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें शामिल होने वाले हैं ये तीनों देश, ठीक है। इस नाटो में ये तीनों के तीनों कंट्री होंगे शामिल। तो इन्होंने भाई इसीलिए रूस का जो पावर ग्रिड था उससे भाई इन्होंने कहा कि भैया हम हो जाएंगे अलग, ठीक है, बिल्कुल। तो आपको पता है अगर मैं नाटो की बात करूं तो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ये किस किस लिए काम करता है, तो भैया जो रूस है ये रूस के करता है खिलाफ काम, रूस के खिलाफ काम करता है, यानी कि इसके खिलाफ रहता है। तो ये भी उससे अलग हो गए हैं। और भाई इसकी स्थापना कब होती है, तो 1949 में यहाँ पे नाटो की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा ब्रुसेल्स में, ठीक है, ब्रुसेल्स। और जो पड़ता है आपका बेल्जियम में, कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका बेल्जियम में, ठीक है। चलिए अच्छा, इसके आपको पता है कि यहाँ पे जो 32वें, अगर मैं कहूँ कि जो इस हमारा जो इसका 32वां जो कंट्री हो जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, 32 कंट्री, ये हो जाएगा स्वीडन, ठीक है। और इसके जो हेड हो जाएंगे अगर इनकी बात करी जाए तो ये हो जाएंगे मार्क रूटो, कौन हो जाएंगे, मार्क रूटो, ठीक है। चलिए तो भाई ये जो है यूरोपियन यूनियन जो है इस पावर ग्रिड से अलग हो गए हैं, ठीक है। अच्छा यूरोपियन यूनियन जो है अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो है ये जो यूनियन है हमारी, अगर इसकी बात करें तो उर्विसला, जो इसके हेड कौन हो जाएंगे, उर्सुला वॉन, है ना। चलो आगे बात कर लेते हैं अगले सवाल को लेकर के। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप देखेंगे यहाँ पे ये ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे कि फिनलैंड आ जाएगा, क्या बोलते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इसके बाद में फिनलैंड आ जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे एस्टोनिया आ गया, फिर लाटविया आ गया और इसके बाद में लिथुआनिया आ गया, ठीक है। तो ये तीनों जो है यहाँ पे जो नॉर्थ बेल्ट है, ये नॉर्थ बेल्ट आ जाएगी आपकी। और ये यहाँ से जो मैंने बताया अभी आपको पावर ग्रिड, यहाँ से ये बिजली ले रहे थे, है ना, तीनों के तीनों। अब इन्होंने तीनों ने भैया इससे अलग कर लिया है, ठीक है। और ये सारा आप यूएसएसआर का जो क्षेत्र है, ये जो टोटल क्षेत्र देख रहे हैं, ये आप यहाँ पे यूएसएसआर का जो है क्षेत्र देख रहे हैं, ठीक है। और इसके पास में ये वाला जो है आप ब्लू क्षेत्र, ये बाल्टिक सागर हो जाएगा, है ना। इसी बाल्टिक, देखो ये बाल्टिक देश क्या है, क्योंकि बाल्टिक सागर से सीमा लगा रहे हैं तीनों के तीनों कंट्री, इसीलिए इनको बाल्टिक देशों की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। मैंने यहाँ पे स्वीडन, आप बाल्टिक सागर से इधर लगता हुआ देखेंगे स्वीडन, ठीक है, जिसकी कैपिटल स्टॉकहोम हो जाएगी। और यहाँ पे एस्टोनिया की कैपिटल क्या हो जाएगी, यहाँ पे तेलिन हो जाएगी। और लाटविया की रिग हो जाएगी। लिथुआनिया की क्या हो जाएगी, बेलिनियस, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और फिनलैंड की तो हेलेंस्की है ही। आगे बात कर लेते हैं, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 9।
सवाल नंबर 9 की बात करते हैं कि हाल ही में एन वीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। एन वीरेन सिंह कहाँ के भाई मुख्यमंत्री थे? ये मणिपुर के थे, मिजोरम के, मेघालय के, त्रिपुरा के। अभी आपको पता है कि देखो, अभी मैं आपको कल पढ़ाने वाली हूँ कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन भी लग जाएगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से अभी चलो सारी बात बताती हूँ आखिरकार यहाँ पे चर्चा क्या चल रही है, यहाँ पे मामला क्या है, माजरा क्या है यहाँ का। देखो अभी ये तो देखो इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारे जो सीएम हैं ये हैं चीफ मिनिस्टर मणिपुर के। अगर बात करी जाए एन वीरेन सिंह की, तो ये जो है जो एन वीरेन सिंह हैं, इनकी बात करें तो अभी तक भाई ये सीएम थे, ठीक है। ये कहाँ के सीएम थे? ये थे मणिपुर के, ठीक है। मणिपुर कैपिटल हो जाएगी इसकी इम्फाल, ठीक है। यहाँ के ये सीएम थे। अब मणिपुर आपको पता होगा कि मणिपुर जो ना ऐसा क्षेत्र नहीं है, मणिपुर में कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सिमिलर लोग रहते हैं, वहाँ पे ना जनजाति बहुत है। अब जनजातीय लोग रहते हैं और वो जो एरिया है मणिपुर का कोई प्लेन एरिया नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पहाड़ भी, मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पे हिल स्टेशन भी देखने के लिए मिलेंगे और वैली भी देखने के लिए मिलेंगी, घाटियाँ भी हैं। तो अब जो घाटियों में रहने वाले हैं वहाँ पे अलग जनजाति मिलती है जो मैती है, और जो हिल स्टेशन पर वहाँ पे पहाड़ों पर आपको कुकी जनजाति देखने के लिए मिलती है। लगभग वहाँ पे कुकी जनजाति 40% रहती है। अगर मैं इस तरीके से बात करूं कि ये पहाड़ हैं और ये भैया नीचे वाला एरिया है, ठीक है। तो जो पहाड़ हैं यहाँ पे आपको कुकी जनजाति देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और जो ये वाले जो बैली वाला एरिया है यहाँ पे, या मैं कहूँ कि जो हमारा घाटी वाला एरिया है, यहाँ पर जो मैती जनजाति है, मैती, ये देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। लगभग ये भी हमें 50% देखने के लिए मिलेगी। बाकी और 10% और भी लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि 2023 में क्या बोलते हैं, कुकी संघर्ष हुआ था, है ना, कुकी संघर्ष। अब क्या हुआ कि कुकी संघर्ष जो है भाई रुकने का आराम ही नहीं ले रहा। अब होता क्या है कि यहाँ पे जब देखा गया कि कुकी संघर्ष जब रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो अब यहाँ पे जो सरकार थी उससे जवाब भी मांगे गए थे, बट हुआ क्या कि सरकार ने जवाब भी नहीं दिए। अब दूसरी बात क्या थी, जो एन वीरेन सिंह है, अगर इनकी मैं पार्टी की बात करूँ तो इनकी पार्टी कौन सी है भाई? ये बीजेपी पार्टी के ही समर्थक हैं, ठीक है। अच्छा मैम, जब ये बीजेपी की हैं तो इन्हें इस्तीफा देने की या फिर इन्हें पद से इस्तीफा देने की ज़रूरत क्या थी? पद से इस्तीफा देने की ज़रूरत ये थी क्योंकि ये डायरेक्टली काम नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे जो काम करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। अगर देखो ये पद से इस्तीफा नहीं देते तो भाई, अगर पद से इस्तीफा नहीं देते तो फिर भी बीजेपी करने वाली थी। लेकिन अब सुनो, अगर ये पद से इस्तीफा नहीं देते तो भाई यहाँ पे जो विधान मंडल होगा यहाँ का, तो जो विधानमंडल होगा उसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बीजेपी पार्टी के ही समर्थक होंगे। मतलब कहने का ये मतलब है कि उसी पार्टी से संबंधित लोग होंगे। लेकिन अब जब इन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया है, अब यहाँ पे जब किसी राज्य में, मान लीजिए किसी राज्य में वहाँ का जो विधानमंडल है अगर काम नहीं करता है, तो सीधे तरीके से भाई अब केंद्र सरकार जो है अपना एक व्यक्ति बैठाएगी जो पहले से रख रखा है, जिसको कहते हैं गवर्नर, ठीक है। गवर्नर के द्वारा काम करवाती है केंद्र सरकार, यानी कि अब यहाँ पे लगता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। वैसे इसको राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शासन कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में लगता है, तो फिर भी यहाँ पे अब राष्ट्रपति शासन मतलब कहने का ये हो जाएगा कि अब किसी स्पेशल एक राज्य में जब केंद्र के द्वारा शासन चलाया जाएगा तो वो क्या है, राष्ट्रपति शासन। और किसी एक क्षेत्र में, मतलब राज्य नहीं है लेकिन एक सीमा के अंदर शासन चलाया जाता है, या चाहे कोई बाहरी आघात हो या फिर अंदरूनी दिक्कतें हों उस क्षेत्र की, तो उस जगह क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है। तो यहाँ पे लगा है भी राष्ट्रपति शासन, ठीक है। खैर ये मैं तुम्हें कल पढ़ाने वाली हूँ आगे पूरी न्यूज़ के साथ। फिलहाल मैं इतना बता रही हूँ कि एन वीरेन सिंह ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इस्तीफा बात पक्की हो चुकी है। बाकी आगे कल बताऊँगी मैं कि यहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं। अब क्या बोलते हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। हाल ही में भारत की यात्रा पर आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष, जिनका नाम है फिलेमोन यंग, इनका संबंध किस देश से? तो फिलेमोन यंग ये इक्वाडोर के हो जाएंगे, कैमरून के हो जाएंगे, तुर्की के, इंडोनेशिया के। चलिए, अगर मैं यहाँ पे फिलेमोन यंग की बात करूँ तो भाई आपको पता होगा जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करूँ तो भाई इसके जो हेड हैं, या मैं कहूँ कि यहाँ के इस महासभा के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगर इन अध्यक्ष की बात करूँ तो इनका नाम क्या हो जाएगा, फिलेमोन यंग, ठीक है। इसके जो इसका 77 जो सत्र है, इस सत्र के
जो अध्यक्ष हैं ये कौन है, फिलेमोनियम हो जाएंगे, है ना। और ये कहाँ के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कैमरून के होने वाले हैं ये। और पहली बार ऑफिशियल यात्रा है इनकी इंडिया की, ठीक है। पहली बार इनकी भाई यहाँ पे ऑफिशियल यात्रा होने वाली है और ये यात्रा होगी इनकी भारत की, ठीक है। अब देखो हमारे जो विदेश मंत्री हैं, अगर बात करें एस जयशंकर की, तो यहाँ पे जो एस जयशंकर हैं, इन्होंने एस जयशंकर ने इनके सामने एक एग्रीमेंट या एक प्रस्ताव रखा है, एग्रीमेंट तो नहीं कहूँगी, कि एक प्रस्ताव रखा है कि हमें भी भाई इसमें स्थायी सदस्य बनाओ, ठीक है। स्थायी सदस्य की मांग रखी है। अब आपको पता है यूएन यानी कि जो हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसमें जो स्थायी सदस्य हैं, इसमें स्थायी सदस्य हैं हमारे सिर्फ 5। कौन कौन से हैं, एक है यूएसए, ठीक है, और एक है रूस, और एक है चीन, ठीक है, और एक है यूनाइटेड किंगडम, और एक है इसमें फ्रांस, ठीक है। बाकी हमें यूएसए भी एक्सेप्ट करता है, रूस तो हमें एक्सेप्ट करता ही करता है, यूके भी एक बार को कर लेता है, फ्रांस भी करता है, बट हमारा जो विपरीत बैठा है इसमें चीन, ये हमें एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है इसमें। और यही हमारा विवाद भी है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें अगर मैं यूएन की बात करूँ, यूनाइटेड जनरल असेंबली की, तो इसमें जो टोटल कंट्री हैं, इसमें लगभग 193, यानी कि 193 तो कंट्री है इसमें। अब 193 कंट्री, पूरे वर्ल्ड के 193 कंट्रीज में शामिल है, और इनके जो सदस्य हैं, इनके सदस्य इसमें शामिल हैं, तो इसको विश्व की लघु संसद बोला जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, विश्व की लघु संसद भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और एकमात्र महिला जो यहाँ पे हेड रही थी, ठीक है, या अध्यक्ष रही है, वो कौन रही हैं, इंडिया से श्रीमती जो विजय लक्ष्मी पंडित हैं, 1953 में रही थी, ठीक है। तो ये जो थी 1953 में, 1953 में इसकी अध्यक्ष बनी थी और एकमात्र महिला रही थी। तो ये जो महिला थी ये थी विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। ये नाम आपको, विजय लक्ष्मी पंडित, ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल आज के लिए मैं इतनी ही इन्फॉर्मेशन रखती हूँ आज की क्लास में, बाकी चीज़ें हम कल रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप देखोगे ये कैमरून के हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।